पीएम मोदी ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि क्यों वो भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक है। पीएम मोदी ने अपने फैसले से ये साबित कर दिया है कि वो जो कहते हैं उससे ज्यादा देश के लिए करते हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। वहीं विपक्ष के ज्यादातर नेता अपने परिवार को आगे करने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी को ही देख लीजिए, अगर वो गांधी परिवार के युवराज नहीं होते तो क्या भारतीय राजनीति में वो अब तक टिके होते। वहीं कांग्रेस के साथ जितने भी दल गठबंधन में है, सभी दल में परिवारवाद हावी है। वहीं रायबरेली में जीत के बाद जब राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफा दिया और उस सीट को छोड़ा, तो अपनी जगह उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड भेज दिया। दर्शकों, जो नेता अपनी सीट अपने परिवार से बाहर के किसी को नहीं दे सकते हैं, वो देश के लोगों के लिए क्या कोई बेहतर फैसला ले सकते हैं। उन्हें तो जब भी मौका मिलेगा वो पहले अपने परिवार के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन पीएम मोदी पहले देश हित में सोचते हैं। तभी तो 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा और उनके लिए शौचालय बनवाए, हर घर बिजली पहुंचाई, हर घर को नल से जल दिया, गरीब लोगों के बैंक खाते खुलवाएं और इसी खाते में डायरेक्ट सरकार गरीब लोगों को पैसे भेजती है मदद के तौर पर। इसके अलावा वर्तमान मोदी सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने सबसे पहले ऐसे निर्णय लेने का साहस दिखाया जिससे हम स्वतंत्रता की सौंधी महक को अनुभव कर सके। आजादी का अमृत महोत्सव, G20 में भारतीय नेतृत्व, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, नशा मुक्त भारत, 3 तलाक की मुक्ति, सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, CAA, ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा जैसे तमाम विचार इस देश की जनता को पहली बार सुनने और देखने को मिले। कुल मिलाकर देखें तो पिछले 12 सालों में पीएम मोदी ने जितना काम किया है उतना शायद ही 70 साल में हुआ होगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी मोदी सरकार को बदनाम करने में लगे रहते हैं। लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के कामों से खुश हैं तो यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी कमेंट में जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष मुश्किल में फंस गया है और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। दर्शकों, राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, विपक्ष में टूट हो रही है। वहीं मोदी सरकार लगातार मजबूत हो रही है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी के कई नेताओं ने पाला बदल दिया है। ऐसी अटकलें हैं कि सत्ताधारी बीजेपी संसद में परिसीमन के स्वरूप को फिर से बदलने के लिए संविधान संशोधन बिल लाने से पहले जरूरी संख्या जुटाने की कोशिश कर रही है। एनडीए 2/3 बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच गया है। लोकसभा में एनडीए की संख्या अब 314 हो गई है, जिसमें टीएमसी के 20 बागी सांसद शामिल है। वहीं शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को जोड़े तो ये संख्या 320 तक पहुंच सकती है। वहीं राज्यसभा के अगले हफ्ते तक एनडीए के पास 151 से 152 सीटें होंगी और पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव होने के बाद ये संख्या 155 तक पहुंच जाएगी, जो 2/3 बहुमत से सिर्फ 8 से 9 सीटें कम है। ऐसे में साफ है कि मोदी सरकार अपने मकसद से बस चंद कदम दूर है। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली में हुई संसदीय दल की अहम बैठक में व्हिप जारी होने के बाद भी 9 में से 3 सांसद मीटिंग में नहीं पहुंचे, बाकी 6 सांसद बैठक से गायब रहे। इससे पार्टी में बड़ी बगावत साफ हो गई है। गायब सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की चर्चा है। वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन को झारखंड में तगड़ा झटका लगा है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में इंडी गठबंधन के 56 विधायक रहने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी बैजनाथ राम को दिल्ली भेजने में सफल रहे। वहीं बीजेपी विधायक प्रदीप कुमार ने बताया कि परिमल नाथवानी को प्रथम वीरता के 28 वोट मिले, जो उनकी जीत के लिए पर्याप्त है। तो देखा आपने कैसे झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार होने के बाद भी क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हार गए और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीत गया। वहीं विपक्षी दलों के कई सांसदों के पाला बदलकर एनडीए का समर्थन करने की खबरों के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में किसी भी सांसद को किसी एक दल या गठबंधन से बांध कर रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किरण रिजिजू ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने विवेक और समझ के आधार पर राजनीतिक फैसले लेने का पूरा अधिकार है। किरण रिजिजू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हर सांसद अपने भविष्य के बारे में सोचता है, अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न होने से नाराज कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून को फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके लिए उसने दिल्ली पुलिस से परमिशन की मांग की है।
दर्शकों, 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आमने सामने की मीटिंग हुई तो ऐसी ऐसी बातें हो गई जो किसी ने सोचा नहीं होगा। भारत में विपक्ष के लोग माहौल बना रहे थे कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने झुक गए हैं, पीएम मोदी ने तो सरेंडर कर दिया है, पीएम मोदी तो ट्रंप से डर गए हैं। पीएम मोदी पर तो ट्रंप के आगे झुकने और सरेंडर करना आरोप लगाने वालों में राहुल गांधी सबसे आगे थे। लेकिन पीएम मोदी ने राहुल और विपक्ष का पूरा गेम ही पलट दिया। पीएम मोदी ने पहले G7 के मंच से ट्रंप को खूब सुनाया, उसके बाद अगले दिन सामने बैठकर ट्रंप को सुना दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के तेवर पीएम मोदी के सामने ढीले पड़ गए। ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ऐसी तारीफ ट्रंप किसी की करते नहीं। ट्रंप तो दूसरे देशों के नेताओं को ऐसे ही सामने बिठाकर सुना देते हैं, लेकिन ट्रंप ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। ट्रंप ने दुनिया भर के नेताओं को सामने बिठाकर सुना दिया, लेकिन बात भारत की आई तो सामने मोदी बैठे हुए थे, तो ट्रंप ने वो सब करने की हिम्मत नहीं कर पाए जो वो दूसरों के साथ करते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही ट्रेलर दिखा दिया था। ट्रंप को समझ में आ गया था कि भारत से भिड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत के पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है। वहीं पीएम मोदी और ट्रंप की बातें सुनकर राहुल गांधी के होश उड़ गए होंगे, क्योंकि राहुल गांधी लोगों के बीच घूम घूम कर नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे। पीएम मोदी को ये लोग चैलेंज दे रहे थे कि ट्रंप के सामने जाकर दिखाओ, ट्रंप के पास कोई सीक्रेट है, उस सीक्रेट ने पीएम मोदी को चोक कर रखा है। लेकिन यहाँ तो पीएम मोदी से जब ट्रंप के आमने सामने की मीटिंग हुई तो ट्रंप ही चोक हो गए। जो लोग महीनों से ये माहौल बना रहे थे कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी चू तक नहीं कर पाए, ट्रंप के सामने जाने से मोदी हिचकिचाते हैं, ये लोग कह रहे थे कि ट्रंप से मिलने से पीएम मोदी बचते हैं। लेकिन आप पीएम मोदी ट्रंप की मुलाकात की तस्वीर देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा कि कैसे विपक्ष बेनकाब हो गया है। जो ट्रंप किसी के भी साथ मीटिंग में दबंग स्टाइल में बैठे रहते हैं और दबंगई से बोलते हैं, सामने बैठे नेता को धमकाने वाले अंदाज में रहते हैं, वो ट्रंप पीएम मोदी के सामने कोई तेवर दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वहीं इस मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत पर कभी भी कोई हमला हुआ तो अमेरिका आगे आएगा। ट्रंप ने कहा कि भले ही हमारे बीच कोई लिखित समझौता ना हो, लेकिन अगर हमला होता है तो हम मदद के लिए आगे आएंगे। इसी के साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और नेता आता है तो वो इस विषय में नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें फरिश्ता जैसा तक बता दिया। ट्रंप ने कहा वो बहुत सख्त वार्ताकार हैं, वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं जैसे कोई फरिश्ता हो, लेकिन असल में वो बेहद सख्त और मजबूत हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका व्यक्तित्व आपको चौंका देता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो बहुत मजबूत नेता है। वो भारत के लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन अमेरिका से भी प्यार करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठाया। वहीं ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सुना है और ये बहुत ही मुश्किल पेशा है। ट्रंप ने कहा हम इस मामले पर काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी जो ये अफवाह फैला रहे थे कि पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है, उन्हें झटका लगा है और ट्रंप ने पीएम मोदी को मजबूत नेता बताकर उनकी जमकर तारीफ कर राहुल गांधी के हाथ से नरेंद्र सरेंडर और कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री जैसे मुद्दे छीन लिए हैं। वहीं ट्रंप द्वारा पीएम मोदी की तारीफ किए जाने से कांग्रेस तिलमिला गई है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश को सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि वास्तविक परिणाम देखने चाहिए। वहीं पवन खेड़ा के अलावा जयराम रमेश और सुप्रिया सुनीत भी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन मोदी सरकार और मजबूत होती जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद विपक्षी एकता जिस तरह से भंग हुई और टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी जैसी पार्टियों में भगदड़ मची, उससे परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार का हौसला बढ़ रहा है। एनडीए खेमे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले मानसून सत्र में सरकार के पास संसद में वह जादुई आंकड़ा होगा जिससे परिसीमन बिल के लिए दोनों सदनों में जरूरी 2/3 बहुमत जुटाया जा सकता है। वहीं विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है। दरअसल बीजेपी को आगामी चुनावों में शिकस्त देने के लिए विपक्ष अभी से अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। 8 जून को इंडी गठबंधन ने आगे की रणनीति को लेकर एक बड़ी बैठक की थी। वहीं इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो सार्वजनिक रूप से बाहर आया, जिससे कुछ सहयोगी दल खुश नहीं है। 8 जून को ये बैठक बंद दरवाजे के पीछे हुई थी, जिसमें कई बातें कही गई और अलग अलग राय रखी गई।
बैठक को लेकर वामपंथी दलों सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल लिबरेशन का मानना है कि अगर गठबंधन को बीजेपी का विरोध करना है तो आगे बढ़ने के लिए सदस्यों के बीच आपसी भरोसा मजबूत करना जरूरी है। विपक्षी इंडी गठबंधन की इस मीटिंग के बाद सिर्फ भाषण जारी करने को लेकर ही नहीं बल्कि राहुल गांधी की कई बातों पर भी पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस की कुछ सहयोगी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीपीएम के महासचिव एमए बेबी ने राहुल गांधी के उस भाषण का जिक्र करते हुए कड़ी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने केरल के पूर्व सीएम पिनरई विजयन का जिक्र किया था। एमए बेबी ने कहा कि उन्होंने यानी राहुल गांधी ने जो कहा उसे सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया, लेकिन बंद कमरे में हुई बैठक में इंडी ब्लॉक के दूसरे सदस्यों ने जो विचार रखे वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। वहीं सीपीआईएमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया ब्लॉक को सिर्फ चुनावी गठबंधन या संसद सत्र के दौरान साथ आने वाले समूह से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा, अगर हम राहुल गांधी के भाषण के मुताबिक बीजेपी का विरोध करना चाहते हैं तो हमें एक समूह के तौर पर मिलकर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की योजना बनानी होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी के भाषण को सार्वजनिक करने पर उन्होंने कहा कि ये एक आंतरिक बैठक थी और अगर वह अपना भाषण सार्वजनिक करने वाले थे तो बेहतर होता कि बैठक में मौजूद सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा किया जाता। वहीं सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि इस हिसाब से दूसरों के भाषण भी सबके सामने आने चाहिए। कई मुद्दों के अलावा सदस्यों ने कांग्रेस को लेकर भी चिंता जताई थी। वहीं राहुल गांधी के भाषण और उसे जारी करने के उनके फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ये समझना जरूरी है कि इंडिया गठबंधन राजनीतिक दलों का समूह है, इसलिए विचारों में मतभेद तो होंगे ही। उन्होंने तालमेल बिठाने और एक समूह के तौर पर मुद्दों को उठाने पर जोर दिया। वहीं इससे पहले राहुल गांधी के उस बयान पर बवाल मच गया था कि वो उन्हें गले नहीं लगा सकते हैं। वहीं केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका राजनीतिक व्यवहार इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं कर रहा बल्कि कमजोर कर रहा है। वहीं माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कहा कि हमें किसी से भी गले मिलने की जरूरत नहीं है, कम्युनिस्टों को गले मिलने की जरूरत नहीं होती, हमें स्पष्ट राजनीति चाहिए। राहुल गांधी अपने गले मिलने के शौक अपने पास ही रखें, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते पिनरई विजयन जैसे विपक्षी नेताओं का सम्मान करें। वहीं डीएम के नेतृत्व कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने के अपने रुख पर मजबूती से कायम है क्योंकि कांग्रेस ने टीवी के सरकार का समर्थन किया था। राज्यसभा में डीएमके के फ्लोर लीडर तिरुचि शिवा ने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि तमिलनाडु में कांग्रेस की धोखेबाजी के बाद हम उनके साथ कहीं भी कोई मंच साझा नहीं कर सकते। तो देखा आपने राहुल गांधी ने कैसे विपक्ष के साथ बंद कमरे में बैठक की और विपक्ष के दूसरे दलों की बिना कोई सहमति से कांग्रेस ने राहुल गांधी के भाषण को सार्वजनिक रूप से बाहर ला दिया, जिससे विपक्ष के दल नाराज हो गए हैं। टीएमसी ने राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी ने एक वीडियो साझा किया है। इसमें लिखा है कि राजनीतिक बदले की भावना का एक चौंकाने वाला नया निचला स्तर, पूर्व सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात दोनों पुराने पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को हटा दिया गया है। दर्शकों, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब 550 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार के मामले में अभिषेक के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है। पहली एफआईआर 300 करोड़ रुपए की मिट्टी चोरी करने के आरोप में दक्षिण 24 परगना के कालीतला थाने में दर्ज कराई गई है। दूसरी एफआईआर जिले के विष्णुपुर थाने में चक्रवात एम की राहत सामग्री में 250 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज कराई गई है। एफआईआर में अभिषेक के निजी सचिव सुमित राय, साथ ही साथ तत्कालीन ब्लॉक स्तर के कई प्रशासनिक अधिकारियों के भी नाम हैं। भाजपा नेता अभिजीत दास ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कई गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं। ऐसे में इन तमाम मामलों में अभिषेक बनर्जी से लगातार पूछताछ की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में सीआईडी ने मंगलवार को उनसे कोलकाता स्थित भवानी भवन में 6.5 घंटे तक पूछताछ की थी। ये लगातार तीसरा दिन रहा जब किसी जांच एजेंसी ने अभिषेक से किसी मामले में पूछताछ की। इसके अलावा सोमवार को शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के अधिकारियों ने उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं इससे पहले रविवार को विधानसभा में टीएमसी विधायकों के जाली हस्ताक्षर मामले में सीआईडी अधिकारियों ने उनसे 8.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इसी मामले में गत बुधवार को उनसे 5.5 घंटे पूछताछ हुई थी। इस प्रकार 4 दिनों में जांच एजेंसियों ने अभिषेक से कुल 31.5 घंटे पूछताछ की है। वहीं दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल मामला नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक राजनीतिक रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी द्वारा बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ कथित तौर पर गुंडा शब्द का इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है, जिससे लेकर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद ही उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।
हाईकोर्ट में अपनी याचिका में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने तर्क दिया था कि ये संसद सदस्य हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने पिछले साल 12 नवंबर को गिरफ्तारी वारंट के अमल पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तार वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। वहीं ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। टीएमसी में फूट के बाद ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के फैसले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में बुधवार को टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे उदयन गुहा को कोलकाता के फूल बागान स्थित उनके फ्लैट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस कई दिनों से उनकी तलाश कर रही थी। उन पर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले में आरोप है। अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसकी परेड निकाली, तो वहीं कोर्ट से भी टीएमसी को झटके पर झटके लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें